इंडिया न्यूज पर मेडिकली स्पीकिंग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के बाद अब ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार ब्लैक फंगस है क्या और ये कैसे फैलता है। इस वक्त हमारे साथ देश के दिग्गज डॉक्टर जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर आलोक ठक्कर, जो कि एचओडी हैं ईएनटी डिपार्टमेंट के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, यानी कि एम्स से। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सुमित मृग है, जो कि ईएनटी है एचओडी के मैक्स अस्पताल से। साथ ही डॉक्टर समीर सूद है, जो कि डायरेक्टर है शार्प साइट आई हॉस्पिटल से। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए मेडिकली स्पीकिंग पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सर, पहला सवाल मेरा डॉक्टर आलोक ठक्कर से है। सर, आखिरकार ब्लैक फंगस होता क्या है? क्योंकि लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन है, बहुत पैनिक माहौल बना हुआ है, लोगों को लगने लगा है जिनको भी कोरोना हुआ है कि कहीं उनको ब्लैक फंगस ना हो जाए। ये एक फंगस का इन्फेक्शन है। फंगस जैसे बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, उसी तरह का एक ऑर्गेनिज्म होता है जिससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ज्यादातर फंगस का इन्फेक्शन जो है वो नॉर्मली बॉडी की इम्यूनिटी अगर अच्छी हो तो नहीं होता आपको, अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो तो ही होता है। इसलिए ये बहुत रेयर इन्फेक्शन माना जाता है। पर हाँ, ये इन्फेक्शन अगर हो जाए तो बहुत डेंजरस हो सकता है। ब्लैक फंगस में भी गलत वो है, मिसनोमर है, पर थोड़ा सा पॉपुलर पार्लेंस में पकड़ गया है ये नाम। म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, म्यूकर माइकोसिस है। सो म्यूकर माइकोसिस से अगर इन्फेक्शन हो जाता है आपके साइनसेस में, और साइनसेस से आई में, और आई से कई बार आगे भी फैल जाता है, तो वो है जिसको हम राइनोसेरेब्रल या राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल म्यूकर माइकोसिस कहते हैं। बिल्कुल सर। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुमित मृग भी हैं। डॉक्टर सुमित मृग, आखिरकार वो कौन लोग हैं जिनको कोरोना वायरस होता है, जिनको इस तरह की फंगस, इस तरह का जो इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, वो परेशान कर सकता है? ये सभी में होता है या फिर वो होते हैं जो कि ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स लेते हैं या फिर जिनको डायबिटीज होती है? देखिए, जो म्यूकर माइकोसिस है, जो एक फंगस है, जैसा डॉक्टर ठक्कर ने बताया, ये एक कमेंसल होता है जो हमारे नोज में रहता है। ऐसा नहीं है कि खाली कोविड में हमें ये देखने को मिलता है, वैसे भी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, जैसे जो मेलिग्नेंसी का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, कीमोथेरेपी पे होते हैं, स्पेशली जो हीमोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में सप्रेस्ड होते हैं, यानी कि बहुत हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड लेते हैं, उनमें भी कई बार म्यूकर माइकोसिस देखने को मिलता है। म्यूकर माइकोसिस सिर्फ साइनसिस को अफेक्ट नहीं करता, ये लंग को भी अफेक्ट करता है, स्किन में भी अफेक्ट करता है, जीआईटी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को भी करता है। पर आज जो ये मुद्दा उठा है ब्लैक फंगस का, ये कोविड पेशेंट में क्यों ये मुद्दा उठा है और ये इस वेव में क्यों उठा है? पिछले साल हमने ऐसे केसेस बहुत ज्यादा नहीं देखे। इस बार इस वेव में बहुत ज्यादा स्टेरॉइड का यूज किया गया है, और खाली स्टेरॉइड ही मैं नहीं बोलूंगा, जिन लोगों में बहुत हाई डोज स्टेरॉइड फर्स्ट डे से, जैसे डेक्सामेथासोन की बहुत हाई डोज, मैं पेशेंट्स के प्रिस्क्रिप्शंस देख रहा हूं जो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें विदाउट कंसल्टेशन विद द डॉक्टर लोग बहुत हाई डोज ऑफ डेक्सामेथासोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन ले रहे हैं, या प्लेन ये प्रेडनिसोलोन ले रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स जो पहले शायद डायबिटिक नहीं थे, इस कोविड की बीमारी से बचने के लिए या जान बचाने के लिए लोग ये अपने आप स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे हैं। ये लोग प्री डायबिटिक से, जो प्री डायबिटिक से डायबिटिक हो गए। डायबिटीज, शुगर की हाई लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है इस फंगस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि हाई डायबिटीज अगर 300 से 400 लेवल तक ये शुगर लेवल चला जाता है, जिसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं, उसमें ये जो कमेंसल हमारे नोज में रहता है, जो आपके साथ एक फैमिली की तरह रहता है, यानी कि आपको हार्म नहीं करता, आपकी इम्यूनिटी डाउन होते ही, जिन पेशेंट्स को टॉस्लिजुमैब मिली है, या जिन जिन पेशेंट्स को और कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे किसी को पल्मरी में उनको लॉन्ग टर्म कोई ये कीमोथेरेपी चल रही थी, तो ये सब मिला जुला के आपकी इम्यूनिटी को डाउन होते ये होते हैं। प्लस एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड्स की वजह से ये फंगस बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है। सर, कुछ ऐसे हमें ये देखा गया है कि यानी कि जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, यानी कि पोस्ट ट्रांसप्लांट। यस, तो इसमें 2-3 डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। एक कैटेगरी आती है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है सिवियरली,
एक दूसरी कैटेगरी जो हम कोविड में देख रहे हैं, जिन लोगों को बहुत हाई डोजेस में जिन्होंने स्टेरॉइड्स मिले हैं, डॉक्टर ने एडवाइस किए हैं एडमिशन पे, या जो लोग घरों पे बैठ के स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, दे आर नॉट बीइंग मॉनिटर्ड बाय एनी डॉक्टर। उन पेशेंट्स में ये फंगस जो है वो घातक साबित हो रही है, जिसमें ये नोज और पैरानेजल साइनसेस में ये अफेक्ट करती है। और जैसा डॉक्टर ठक्कर ने बताया कि ये जो फंगस है ये वहां जाके ब्लड वेसल्स में सीप कर जाती है, नेक्रोसिस करती है, बोन को गला देती है, और साइनसेस से फिर आईज में, आईज से ऊपर ब्रेक करके ब्रेन में चली जाती है, जिसको हम 3 प्रकार से देखते हैं। राइनो यानी कि नाक में, राइनो ऑर्बिटल यानी कि नाक और आई इन्वॉल्वमेंट, और राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रल यानी कि ब्रेन में भी, जो ऑलमोस्ट घातक होती है, यानी कि काफी जानलेवा होती है। बिल्कुल। इस वक्त और मैं एक चीज मैं आपको और कहूंगा शाली, हम लोग सब, मैं कल भी इंडिया न्यूज पे था, इस पे लेके आधा घंटा ये चर्चा रही। देखिए, ऐसा नहीं है कि देश में पहले कभी किसी मरीज को स्टेरॉइड नहीं मिले, कि ये खाली स्टेरॉइड की वजह से हो रहा है। ये ऐसा नहीं है स्टेरॉइड की वजह से हो रहा है। स्टेरॉइड एक उसका बहुत अहम हिस्सा है, जिससे लोगों की शुगर अनकंट्रोल्ड हो गई है। बट कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट हुए, जिनको बहुत हाई फ्लो ऑक्सीजन मिली, या जो वेंटिलेटर पे रहे, या जिनको 14 से 15 लीटर एनआईवी मोड पे, एनआरबीएम मोड पे जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन मिली, तो कहीं ना कहीं ये एक संभवता है कि जो ऑक्सीजन, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन जा रही है, क्योंकि वो आपके नाक पे जा रही है, वो साइनसेस में अंदर जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं इम्यूनिटी डाउन होने के साथ और ये नेजल फ्लो के साथ ये फंगस ग्रो कर रही है और अंदर स्प्रेड कर रही है। डॉक्टर समीर सूद सर, अगर किसी को फंगस है या फिर उनको थोड़े से सिम्टम्स हैं, तो आंखों का इससे क्या कनेक्शन है, और खासतौर पे रोशनी पर इस पर किस तरह से असर पड़ता है? राइट। सो जैसे डॉक्टर सुमित ने और डॉक्टर आलोक ने बताया कि ये नाक के जरिए अंदर जाता है और हमारा ऑर्बिटल फ्लोर है उसको सीप करके ये हमारे आंख के पिछले हिस्से में जाता है। तो इसके जो मेन सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि एक तो ये कंजेशन करता है, विच मीन आंख को आपके हल्की सी लाली करेगा, या फिर आपके एक हम बोलते हैं प्यूपिलरी रिएक्शन, खैर वो पेशेंट को नहीं पता चलता है, वो डॉक्टर ही देखता है, या आपकी बिकॉज ये आंख के पिछले हिस्से में जाता है तो ये आंख की जो मोटिलिटी है वो उसको अफेक्ट करता है। विच मीन्स अगर आपकी दोनों आंखें नॉर्मली एक जैसी चलनी चाहिए, और अगर कहीं वो रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट करता है तो एक आंख तो चलती है दूसरी नहीं चलती, तो पेशेंट को डबल विजन आती है। या फिर ये पीछे जाके सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन करता है, विच मीन जो आर्टरी आपके ऑप्टिक नर्व के जरिए आपके आंख में जारी है, बिकॉज ऑफ प्रेशर चेंजेस वो वहां उसको, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो आपकी वेसल्स को ब्रेक करके अंदर जाता है और वहां आर्टरी को ऑक्लूड करता है, विच कॉजेज ब्लाइंडनेस। सो ये बहुत ही घातक बीमारी है। फिर इसके बाद वो सीधा ब्रेन में जाती है, जिसमें मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर आलोक सर, आईसीएमआर की गाइडलाइंस क्या कहती हैं इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को लेकर? जो बातें हुई हैं उन्हीं बातों पे यही बातें कह रही हैं कि बेसिकली एक बात जो सारी हुई है उसके साथ ये भी है कि कोविड इटसेल्फ से जो है थोड़ी इम्यूनिटी कम हो जाती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, और शायद ये भी रीज़न है कि इस वजह से जो है ये इन्फेक्शन हो रहा है। पिछले साल जब कोविड नया नया आया था तब भी हमें ये इन्फेक्शन देखने को मिलता था, तब स्टेरॉइड्स का इतना वो नहीं आया था यूजेज, तब ज़्यादा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज कर रहे थे, तो फिर भी कोविड के टाइम में भी म्यूकर तो बढ़ गया था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि थोड़ा बहुत तो इसलिए ही है कि कोविड इटसेल्फ का जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थोड़ा इसलिए है कि डायबिटीज साथ में अगर एसोसिएटेड हो या डायबिटीज बिगड़ जाए, और ऑफ कोर्स हाइजीन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। आईसीएमआर गाइडलाइन भी इन्हीं बातों पे एम्फेसाइज करती हैं कि ये तीनों ही बातें हैं जो कि जिस वजह से ये इतना ज़बरदस्त इंक्रीज आज के दिन में हम लोग देख रहे हैं। और थोड़ा सा ये बात है कि भाई कैसे इसको जल्दी आप डिटेक्ट करो जिससे कि टाइम से ट्रीटमेंट हो सके, बिकॉज यू हैव टू रियलाइज कि ये बीमारी जो है ये काफ़ी थ्रेटनिंग, काफ़ी ख़राब हो सकती है, विजन को तो ख़राब कर ही लेती है और आई को भी और ब्रेन को भी ख़राब कर सकती है, घातक भी हो सकती है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम से पकड़ में आ जाए। अनफॉर्चुनेटली बहुत अर्ली साइंस है नहीं इसके, बट फिर भी एम्फेसिस इसमें है आईसीएमआर का कि भाई अगर आपके फेस पे स्वेलिंग आ रही है, आई के आसपास स्वेलिंग आ रही है, आपके नोज से डिस्चार्ज आ रहा है,
आपके दांत लूज हो रहे हैं, आपके मुंह में कुछ घाव सा बन गया है, स्पेशली अगर पेनलेस घाव है मुंह के ऊपर, या डिस्कलरेशन हो गया है, या फिर जो है आपके विजन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। विजन का प्रॉब्लम थोड़ा लेट ही आता है, पहले बाकी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन की बात है। और फिर आईसीएमआर गाइडलाइंस इस बारे में बात करती है कैसे ट्रीट करना है, दैट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है आपके शो में कि कैसे ट्रीट करना है। बिल्कुल। हाँ, अर्ली डिटेक्शन या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को अवेयरनेस हो, और लोगों को ये भी अवेयरनेस हो, जैसे दोनों डॉक्टर ब्रेक ने और डॉक्टर सूद ने कहा कि भाई क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जबको कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ये भी अवेयरनेस हो कि भाई बेफिजूल या थोड़े से डर में, अपने डर में आके या अपने पैनिक में स्टेरॉइड्स लेना ना शुरू कर लें, उससे नुकसान ज़्यादा होता है। मोस्ट कोविड, माइल्ड मॉडरेट कोविड में ऐसे स्टेरॉइड की ज़रूरत होती नहीं। हाँ, कभी कभी ज़रूरत होती है जब लेना चाहिए, पर हमेशा नहीं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर सुमित मेर की किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखा गया है कि मार्केट में एंटी फंगल जो ड्रग्स हैं उनकी भारी कमी जो है वो देखी जा रही है कई जगहों पे, दिल्ली की नहीं और भी राज्यों की बात करेंगे, क्योंकि इसका एक कारण ये भी है, लोगों में एक डर पैदा हो गया है। और साथ ही ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि अगर परिवार में एक को भी कोविड होता है तो सभी उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हर किसी की सिम्टम्स और हर किसी की बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो डिफरेंट लेवल होती है, अलग तरीके की होती है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं खासतौर पर इस तरह के इन्फेक्शन को? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे डॉक्टर ठक्कर ने कहा कि आप स्टेरॉइड का सेवन अपने आप से ना करें। मैं आपको बता दूं, मैं पिछले करीबन 1 साल से हम भी कोविड पेशेंट्स ट्रीट कर रहे हैं। 10 से 15% पेशेंट हैं जिनको स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ती है, और वो भी मैं आपको बता रहा हूँ लेट इन द स्टेज ऑफ द डिजीज। अगर आप कोविड से अफेक्टेड हैं, आप चाहे 50-60 एज के भी हैं, अगर आपकी सैचुरेशन मेंटेन्ड है, आपका फीवर जब 7-8 दिन तक भी नहीं टूट रहा, आपकी सैचुरेशन 94 से नीचे डिप होनी स्टार्ट होती है, आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ने चालू होते हैं, तो एक इंडिकेशन है कि आप 7वें 8वें दिन स्टेरॉइड्स को ऐड करें, एक डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके। पहले दूसरे दिन से स्टेरॉइड्स का सेवन ना करें, क्योंकि बिल्कुल। वो वायरेमिक फेज होता है, उसमें अगर आप स्टेरॉइड लेंगे तो वायरस रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा हो जाती है कई बार, और दूसरी चीज कई बार आपकी इम्यूनिटी उसको हैंडल नहीं कर पाती। नंबर 2, आपको अगर कोविड है और आप पहले से डायबिटिक हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या एमडी मेडिसिन की निगरानी में अपनी शुगर की कंट्रोल कराएं। ये शुगर अगर 100 से 120, 130 के अंदर कंट्रोल में रहती है, तो म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस बहुत कम है। म्यूकरमाइकोसिस जनरली उन पेशेंट्स में ज्यादा हो जाता है जब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में पहुंच जाते हैं। मान लीजिए उनकी शुगर पहले से ही कंट्रोल नहीं है और किसी रीजन से उनको स्टेरॉइड पे डालना पड़ता है क्योंकि उनकी सांस में दिक्कत आने लगती है, तो यही शुगर उनकी 250 से 300 पहुंच जाती है। और बिल्कुल। अगर वो कोविड में उनकी शुगर 15 से 20 दिन 250, 300, 400 के लेवल पे रहती है और वो मैनेज नहीं होती, क्योंकि देखिए ये एक स्ट्रेस कंडीशन होती है जिसमें बॉडी में स्ट्रेस की वजह से शुगर और बढ़ती है, तो उनको हमें इंसुलिन पे कई बार शिफ्ट करना पड़ता है। तो शुगर कंट्रोल बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी हो सके, अगर आप कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं और इम्यूनो कॉम्पिटेंट नहीं है आप, तो इन स्टेरॉइड्स को आप जल्द से जल्द बंद कराएं। ऐसे पेशेंट्स जनरली ज्यादा खतरे में रहते हैं। इसके अलावा अगर आप हाई फ्लो ऑक्सीजन पे हैं और आप 10 से 15 दिन आप वेंटिलेटर पे रहे हैं, या आप लंबे टाइम तक आपको ऑक्सीजन का सपोर्ट रहा है और आप अब डिस्चार्ज हो गए, तो आप नोटिस करिए अर्ली वार्निंग साइंस। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोलॉन्ग फीवर इसमें रहता है। जैसे डॉक्टर ठक्कर ने बताया कि साइनस पेन, सिंगल साइडेड, वन साइडेड हेडेक या हैवीनेस, या एक साइड में आपको नोज में पेन होना स्टार्ट होगा। अगर कोई नेजल डिस्चार्ज आता है तो तुरंत ईएनटी सर्जन से संपर्क करें। नेजल एंडोस्कोपी एक सिंपल साइन है, एक सिंपल टेस्ट है जिसको आप ओपीडी में करा सकते हैं। अगर आपको उसमें कोई पस दिखती है तो उसका कल्चर स्वैप किया जा सकता है। केओएच स्टेनिंग एक बहुत सिंपल स्टेन है, केओएच स्वाब है जो आप लेके स्टेनिंग करके केओएच में आप देख सकते हैं कि क्या ये म्यूकर या एस्परजिलस इसमें ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा नेजल वॉशेस, स्टीम नेजल वॉशेस बहुत हेल्प करते हैं। और अर्ली स्टेज में अगर आपको साइनसाइटिस हो रहा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, पिछले 3-4 दिन में मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कोविड से रिकवर हो गए हैं, उनको अब 4-5 दिन हो गए हैं, पर जिनको एक्यूट साइनसाइटिस हो रहा है। और सीटी स्कैन, वो मेरे पास सीटी स्कैन करा के आ रहे हैं इस डर से कि कहीं हमें म्यूकर तो नहीं हो गया। तो इन केसेस में दूरबीन में हमें सिर्फ नेजल पस मिल रही है, कोई ऐसा ब्लैक फंगस नहीं दिख रही है, बट यूनिलैटरल साइनसाइटिस है, यानी कि आधे हिस्से में
पस ये पड़ी हुई है, तो उसको आप एग्रेसिवली ट्रीट करें, उसको वेट नहीं करें, नेजल वॉश बिल्कुल एंटीबायोटिक के साथ उसको ट्रीट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट आप उनकी शुगर को कंट्रोल में रखें, और एक बिल्कुल वॉच और एक फॉलोअप रखें कि पेशेंट को कोई डबल विजन तो नहीं हो रही, हेडेक उसका जरूरत से ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा, ऐसा तो नहीं है कि हेडेक पेन किलर से भी सबसाइड नहीं हो रहा। अगर ये नोज और साइनसिस से बढ़ के ये बीमारी आंख और ब्रेन में जाती है तो एमआरआई कराना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप उस पार्ट को डायग्नोज कर सकते हैं एमआरआई से। इनफैक्ट जो पार्ट डेड हो गया है म्यूकरमाइकोसिस से और जो पार्ट अलाइव बचा हुआ है अंदर, उसको भी डायग्नोज करने के लिए गैडोलिनियम एनहांसमेंट एमआरआई किया जाता है। सो नियमित कंट्रोल ऑफ शुगर इन योर बॉडी, स्टेरॉइड्स का सेवन नहीं करें। अगर कोई भी वार्निंग सिग्नल आता है, रेड फ्लैग साइन आता है, जैसे फीवर, नेजल पेन, साइनस पेन, नेजल डिस्चार्ज, सिवियर ऑर्बिटल पेन, आंख में दर्द या वन साइडेड हेडेक, तो उसको इग्नोर नहीं करें। सिंपल नेजल एंडोस्कोपी कराएं, पस है तो उसका केओएच सैंपलिंग करा लें, और अगर डॉक्टर को एंडोस्कोपी में कुछ ब्लैक फंगस दिखती है, जनरली ये एवैस्कुलर होती है, तो इसको अगर आप निकालेंगे तो पेशेंट को पेन नहीं होता क्योंकि ये डेड टिश्यू होता है, तो उसको आप तुरंत बायोप्सी के लिए भेज दीजिए। बायोप्सी के रिजल्ट 2-3 दाने में लगते हैं, बट केओएच स्टेनिंग आपको तुरंत 1.5 से 2 घंटे में रिपोर्ट पता चल जाएगी। और अगर उसमें आपको लक्षण लगते हैं म्यूकरमाइकोसिस के या एस्परजिलोसिस के, तो टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से ये पेशेंट्स सेव किए जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर सूद सर, एक सरल भाषा में आप कैसे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि उनको कैसे पता चले कि खासतौर पे आईसाइट को लेकर वो कौन से सिग्नल्स होते हैं जो ये बताते हैं कि उनको इस तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, और वो क्या प्रिकॉशंस लें? मैं ये बोलना चाहूंगा, अपार्ट फ्रॉम जो भी बाकी हमारे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया, इसमें ना दिस इज लाइक अ बाउट ऑफ बॉक्सिंग। जैसे बॉक्सिंग का बाउट होता है ना, अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप ओपोनेंट को हरा सकते हैं, अगर आपका ओपोनेंट स्ट्रांग है तो वो आपको हराएगा। तो इस वक्त ये म्यूकर को हम अगर ओपोनेंट की तरह माने, बट हमको इसको अपने आप से स्ट्रांग करना है। अब बहुत बारी हमको स्टेरॉइड देना पड़ता है, और इस बारी हमने देखा है सेकेंड वेव में एक तो बहुत ज्यादा लोग इफेक्ट हुए हैं, और साथ में बहुत इस बारी स्टेरॉइड यूज हुआ है, तो इसमें इसलिए इस वक्त ज्यादा चांस है कि लोगों को म्यूकरमाइकोसिस हो। पर इसमें हमारे को अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ानी है। तो अगर आपने ऑक्सीजन चाहिए, बिकॉज आपकी लाइफ उस पर डिपेंडेंट है, आपको स्टेरॉइड भी लेना है बिकॉज वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। पर आप जब इससे निकलते हैं तो आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के बहुत सरल तरीके हैं। एक तो है कि आप अपना पौष्टिक आहार खाएं, बिकॉज उस वक्त भूख कम लगती है, तो आदमी अच्छी चीजें खाए रादर देन जस्ट पेट भरे। दूसरा, थोड़ी एक्सरसाइज करे, जो अपनी सराउंडिंग्स हैं उसको बहुत क्लीन रखे, टॉयलेट्स को, अपने रूम्स को, बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वैक्यूम क्लीनर से अपनी सफाइयां करें, वो बेटर है। नहीं तो अगर आप पोंछा या झाड़ू लेते हैं उससे वो स्पोर्स और डिस्पर्स होते हैं। तो ये चीजों से, प्लस अगर आप सुबह की धूप में, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है, सुबह की धूप में या शाम को अगर आप थोड़ा बाहर बैठ पाएं और सिर्फ रूम में ना सीमित रहें, इन सरल चीजों से आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के एक तो इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? मैं भूल गया। आईज के वो क्या सिग्नल्स है जो ये बताते हैं कि इस तरह का इन्फेक्शन तो नहीं? राइट। सो आईज में एक तो अगर आंख में सरल भाषा में बताऊं तो लाली आना, लाली आना, अगर आंख के अंदर दर्द होना, आंख के अंदर भी और आंख के पीछे भी, या अगर आपको डबल विजन दिख रही है, या आपको लॉस ऑफ विजन है, या सेगमेंटल लॉस ऑफ विजन भी है, तो आप तुरंत, और खासकर जैसे डॉक्टर सुमित ने बताया, अगर ये वन साइडेड है, ये नॉर्मली दोनों साइड में नहीं आती, तो आपको फिजिशियन के पास तुरंत जाना चाहिए। डॉक्टर आलोक सर, कितना ट्रीटेबल है ये बेसिकली इन्फेक्शन? जितना जल्दी ट्रीट कर लें उतना ज़्यादा इफेक्टिव है ट्रीटमेंट। जितना अर्ली शुरू हो जाए, सर्टली अगर राइनो फेज में आ जाए तो हम बहुत अच्छे से ट्रीट कर लेते हैं। ऑर्बिटल फेज में आ जाए तो भी ट्रीट हो जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली कई बार बहुत डिसफिगरिंग ऑपरेशन करने पड़ते हैं, आई तक का ऑपरेशन करना पड़ जाता है। उससे आगे निकल जाए तो फिर बहुत डेंजरस हो जाता है इन्फेक्शन। फिर दवाइयों पे ज़्यादा असर रखना पड़ता है और ऑपरेशन उतना इफेक्टिवली नहीं कर सकते।
तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इट कैन बी अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. इट इज फार बेटर कि इसको आप होने ही ना दें रादर दैन कि ये हो जाएगा तो ऑपरेशन भी और दवाई भी महंगी भी है, टॉक्सिक भी है, और 100% रिजल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है. इट कैन बी अ फेयरली डेंजरस सिचुएशन टू बी इन. इसलिए प्रिवेंशन ही बेटर है. अगर प्रिवेंशन ना हुआ तो अर्ली डायग्नोसिस ही बेटर है. अर्ली डायग्नोसिस हो गया तो अच्छा ट्रीट हो जाता है. हाँ, इग्नोर हो जाए और बिगड़ जाए तो बड़ा मुश्किल है. इसलिए इतनी बातें इसके लिए करनी ज़रूरी है जैसे आप कर रहे हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है. बहुत लोग ठीक होके आ रहे हैं, विच इज सच ग्रेट न्यूज़. जो ठीक होके आ रहे हैं उनको निकलने के बाद 2-2.5 हफ्ता, हाँ 2-2.5 हफ्ता जो है थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर उनको डायबिटीज़ है या उन्होंने थोड़े हाई डोज स्टेरॉइड लिए हैं. जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर आलोक ठक्कर ने और साथ में हमें डॉक्टर समीत सूर और साथ में डॉक्टर सुमित मृग ने बताया है, बहुत जो जरूरी बातें हैं उन्होंने डिस्कस की है. यानी कि पैनिक बिल्कुल ना हो और सावधानी बरतें, देखते रहे कि क्या आपके अंदर इस तरह के सिम्टम्स तो नहीं है. लेकिन हाँ, जो चीज बेहद जरूरी है, कोई भी मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना लें. इसमें प्रिस्क्रिप्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी मेडिसिन ना ले और साथ ही कोई भी ऐसा टेस्ट ना कराएं जो कि जरूरी नहीं है. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर, डॉक्टर सुमित मृग और डॉक्टर आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.